स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मॉडल पेपर है बोर्ड ने जारी किया है उस मॉडल पेपर के बारे में, और जो आपका पेपर होने वाला है 16 तारीख को हिंदी का पेपर वो कैसा आएगा, और इस पेपर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो है निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या आपको कैसे कैसे करना है। तो जो आपका सबसे पहला निर्देश है उसमें कह रहा है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस तरीके से जो आपका पहला जो है इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है। इस तरीके से जो आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे अच्छे से, जो आपके पेपर में आए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो आपका खंड आ है वो शुरू होगा, यानी खंड आ में क्या होंगे, आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जो आपको इनके जो आंसर है वो OMR सीट में भरने होंगे। ये कितने नंबर के लिए है, ये आपके जो 20 नंबर के लिए डिसाइड किए, मतलब 20 नंबर इनसे मिलेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। तो यानी कि आपको बताना है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। या भारतेंदु युग के लेखक थे, द्विवेदी युग के लेखक थे, शुक्ल युग के लेखक थे, या फिर शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। तो जो हमारे बाबू गुलाब राय जी हैं वो किस युग के लेखक थे, द्विवेदी युग के लेखक थे। अब आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर याद करके जाएं, क्योंकि जो चिंतामणि वाला क्वेश्चन है ये हर बार पेपर में आता है। चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो जो चिंतामणि है हमारी वो है निबंध विधा की रचना, यानी चिंतामणि हमारी किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कह रहा है गबन किसकी रचना है, यानी जो गबन है इसके रचयिता का क्या नाम है। तो हमारे जो गबन है इसके रचयिता है हमारे मुंशी प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद जी की रचना का क्या नाम है, गबन है। ये जो इसमें विकल्प दिए गए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है, और आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। तो हर एक विकल्प जो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है शुक्ल युग की समय अवधि है, यानी जो हमारा शुक्ल युग था उसकी जो समय अवधि थी वो कितनी थी। 1900 जो हमारी शुक्ल युग की अवधि थी वो थी 1919 से 1938 तक, यानी शुक्ल युग की समय अवधि थी। और जो शुक्ल युग था उसे शुक्ल युग को किस और नाम से जाना जाता है, तो जो शुक्ल युग है उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपके 4 विकल्प कंप्लीट हुए। उसके बाद आपका जो 5वां विकल्प है, जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, यानी जो हमारा ये 5वां विकल्प है। तो इसका आंसर क्या होगा, आत्मकथा, यानी नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मा विधा की रचना है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है प्री प्रवास किस युग की रचना है, यानी जो हमारी प्री प्रवास है वो किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है। जो हमारी प्री प्रवास है वो किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो कुछ इस तरीके से है कि मधुशाला किसकी रचना है। अब ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। जो मधुशाला है वो हमारे हरवंश राय बच्चन जी की रचना है, यानी हरवंश राय बच्चन जी जो क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कह रहा है भारत भारती किस की रचना है, यानी जो हमारे भारत भारती जो है रचना है इसके लेखक कौन हैं। तो भारत भारती जी है, इसके लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त, यानी मैथिली शरण गुप्त जी है हमारे, ये सही आंसर हो जाएंगे। भारत भारती के रचनाकार जो कि हैं मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमसे कह रहा है आधुनिक काल कब से कब तक है, यानी आधुनिक काल की जो समय अवधि है हमें वो बतानी है, यानी कि आधुनिक काल कब से कब है। तो हमारा आधुनिक काल है सन 1843 से अब तक, यानी अभी तक जो हमारा क्या चल रहा है, आधुनिक काल ही चल रहा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें हमसे कह रहा है कि मतेराम किस युग की कवि हैं, यानी जो हमारे मतेराम जी हैं वो किस युग के कवि हैं। तो ये सभी आपको पता ही होगा कि ये हमारे जो मतेराम जी हैं वो है रीत काल के कवि। तो जो हमारा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, जिसमें कह रहा है हास रस का स्थायी भाव है। अब ये भी आप सभी को पता होगा कि जो हमारा हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव क्या है, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है हमारा, हास होता है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे एक ये पंक्तियाँ दे रहा है, इनमें हमें क्या करना है, उपरोक्त मैं पढ़ के बताता हूँ। सुहत ओढ़ पीठ पद श्याम सलोनो घात मानो नीलमणि शैल पर अपत प्रयो प्रभाव प्रकाश। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है,
ये हमें बताना है कि जो हमारी ये पंक्तियाँ हैं इनमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये हमारा बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कह रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। यानी कि जो हमारा रोला छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं, कुल 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 पर, जिसमें कह रहा है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो हमारा आकर्षण शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं जिन्हें हम शब्द के आगे लगाकर आगे लगा देते हैं, जिससे कि शब्द का अर्थ बदलता है। यानी वे शब्द जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो जो हमारा आकर्षण है इसमें आ हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। प्रत्यय के कितने भेद हैं। यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। यानी प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, जिसमें कहा रहा है कि पीताम्बरा में कौन सा समास है। यानी 16वें क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारा जो पीताम्बरा है इसमें कौन सा समास है। तो जो हमारा पीताम्बरा है इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। तो वो ए जो ऑप्शन है हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर, जिसमें कह रहा है आंसू का तत्सम रूप है। यानी जो आंसू शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है, यानी सही क्या है। तो आंसू जो होता है इसका तत्सम रूप होता है असु। असु क्या है इसका तत्सम रूप है आंसू का। तो हमारा ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे कह रहा है कि यण संधि का सूत्र लिखिए, सूत्र है। यानी जो हमारी यण संधि होती है इसका सही सूत्र क्या होता है। तो जो हमारी यण संधि होती है इसका सही सूत्र होता है इको यणचि। ये जो आपका सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। मैं जो इस तरीके से ऐसे सी ऑप्शन आपकी OMR सीट जो होगी उसमें दे रहा होगा, तो आपको क्या करना है OMR सीट के जो है गोले भर देने हैं। यानी कि सी ऑप्शन सही होगा तो जो सी के आगे गोला होगा उस वाले गोले को भर देंगे आप। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर, जिसमें हमसे कह रहा है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। यानी फलस्य शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है ये हमें बताना है। तो इसमें हमारी जो पहली षष्टमी विभक्ति और एक वचन है। यानी हमारा ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। यानी इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्टमी विभक्ति और एक वचन है इसमें, किसमें, फलस्य में। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर, जिसमें कह रहा है अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है। यानी कि जो हमारी अपठित धातु है इसका वचन एवं पुरुष जो है हमें बताना है। तो ये प्रथम पुरुष और एक वचन है। यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, जिनके आपको आंसर जो है OMR जो सीट होगी आपकी उसमें भर देनी है। सभी को आपको पता ही होगा। इसके बाद हमारा जो है शुरू होता है खंड ब। यानी खंड बा जो हमारा यहाँ से शुरू होता है, जिसमें हमें प्रश्न नंबर 1 दिया होगा उसमें कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो हमें ये पैराग्राफ दिया गया है इसे पढ़ने के बाद हमें क्या करना है कि इसे जो ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ, तो आप जाकर वीडियो देख सकती हैं। ठीक है, वैसे मैं सिंपली बता दूं कि आप इसे पढ़ेंगे तो पहले क्वेश्चन में क्या है हमसे गद्यांश का संदर्भ लिख रहा है। सो पहले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसका संदर्भ लिख देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये कह रहा है। तो जो हमारा रेखांकित अंश है वो यहाँ से लेकर, रेखांकित अंश की जो है ये यहाँ से लेकर और कहाँ तक है, यहाँ तक, इसकी जो हमें व्याख्या करनी है। यानी कि अपने शब्दों में इसके बारे में लिख रहा है, जैसा कि आपको समझ में आए पढ़ने के बाद उसे। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ से दिया गया है, जिससे अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये वाला जो पैराग्राफ है वो समझ में नहीं आ रहा है तो हमें दूसरा भी पैराग्राफ दिया गया है, या तो ये वाला पैराग्राफ कीजिए या फिर ये वाला। यानी इन दोनों पैराग्राफ में से हमें एक पैराग्राफ देना है। ये वाला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है सेम, इसमें भी 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। और इन पहले जो 2 क्वेश्चन है उसमें सेम है, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में संदर्भ लिखवा रहा है जो हमें इसके अंदर संदर्भ लिखना है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, इसकी व्याख्या करनी है रेखांकित अंश की। और तीसरा भी क्वेश्चन सेम है, पढ़कर आपको पता चल जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें हमसे कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
यानी इसमें भी हमें क्या कह रहा है, इसमें हमें सेम उसकी की तरह पहले वाला जो था वो गद्यांश थी, अब हमें पद्यांश की जो है सेम प्रोसेस इसमें रहेगा। तो पद्यांश में हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें पद्यांश दे रहा है, ये चरण कमल बंदो हरे राई जाकी कृपा, ऐसे करके ये वाला हमें जो है पद्यांश दे रहा है। तो पद्यांश का क्या करना है, हमें इसका संदर्भ लिखना है, यानी कि संदर्भ लिखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दे रहा है तो ये किसका है, इसमें हमें क्या जो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य पद्य खंड में संकलित सूरसागर से लिया गया। यानी जो हमारा जो पद्यांश है ये किससे लिया गया है, ये हमारा सूरसागर से लिया गया पद्यांश है। और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है हमारे सूरदास जो हमारे क्या है, इसके रचयिता हैं इस वाले पद्यांश के। और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है हमसे उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसे पढ़ने के बाद आप बता सकते हैं। एक और पैराग्राफ दिया गया है पद्य का ही, जिसका हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो मैं बता दूं ये जो पैराग्राफ है आपको दिया गया है, इसके रचयिता हैं हमारे कविता गोस्वामी तुलसीदास। यानी ये कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी का है। आपका पैराग्राफ है ये कवितावली से लिया गया है, किससे लिया गया है, कवितावली से लिया गया है। ठीक है, ये ऐसे करके आपको इन दोनों पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ होगा जिसके आपको आसान लगे उसका संदर्भ सहित व्याख्या और रेखांकन की व्याख्या करके लिख देनी है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें हमसे कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यानी इस वाले पैराग्राफ में क्या है कि हमें 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, एक पैराग्राफ ये है संस्कृत में, एक पैराग्राफ ये है संस्कृत में। इन दोनों में से एक की क्या है, हमें संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये जो आपका पहला पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ जो है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और जो आपका दूसरा वाला पैराग्राफ है ये जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, नहीं सॉरी जीवन सूत्राणी नहीं, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किससे, भारतीय संस्कृति नाम से आपका दूसरा जो पैराग्राफ है वो लिया गया है। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने तो ये जो आपके वाराणसी वाला चैप्टर है, इस वाले चैप्टर के आपको सारे पैराग्राफ अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि 3-4 ही पैराग्राफ है, तो इनमें से एक ना एक गारंटी से 100% आएगा ही आएगा आपके पेपर में। अब हम चलते हैं अपने आगे चौथे क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यानी कि क्या है, हमें फिर से पद्यांश दे रहा है, इनमें से पद्यांश में से 2 पद्यांश दे रहा है, इसमें से हमें एक पद्यांश की क्या है हिंदी सहित क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है हमें। यानी इसकी संदर्भ भी लिखना है और हमें इसका अनुवाद भी लिखना है। तो ये वाला जो आपका जो क्या है पद्यांश है, ये आपका जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। और जो आपका ये वाला पद्यांश है वो किससे लिया गया, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ये वाला जो आपका पद्यांश है ये भी आपको महत्वपूर्ण है, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये वाला पैराग्राफ भी आपको अच्छे से याद करना है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, चांस है। इस वाले पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे याद कर लें। ठीक है, और इसका अनुवाद भी आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें हमें क्या करना है, पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपको किसका खंड काव्य जो आपको आपके टीचर ने बता दिया होगा कि आपका जो खंड काव्य है वो क्या है, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर आपको करना है, या फिर जो ज्योति जवाहर है इनके खंड काव्य, जो भी आपका जो खंड काव्य हो उसके आधार पर क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से एक आपको जो भी सरल लगे वो क्या है उसका आंसर लिख देना है आपको पेपर में। ठीक है, आपको पता ही होगा इनमें से कौन सा करना है, आपके टीचर ने आपको लिखाया होगा। आपके जो ये वैसे ये वाले होते हैं जो जिला होता है आपका उसके हिसाब से आते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमसे कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का हमें क्या करना है, उसका जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख भी करना है। यानी कि इसमें पहला जो आपका वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा आपके जयशंकर प्रसाद और तीसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल पक्के आएंगे पेपर में, और जैसा कि आपको जिसका सरल लगे आप उसका लिख सकते हैं। सेम हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर खामे से आपको क्या करना है, इसी में भी आपको 3 जो है कवि दिए गए हैं, इनमें से जो अभी आपको सरल लगे उसका जो आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का भी उल्लेख करना है। उल्लेख मतलब उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। ठीक है,
और दूसरे जो पहला जो है आपके वो है गोस्वामी तुलसीदास जी, दूसरे हैं आपके सुमित्रानंद पंत, और जो तीसरे हैं आपके महाकवि सूरदास। इनमें से जिसका भी आपको सरल लगे उसका जो आपको जीवन परिचय और रचना लिख देनी है। वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपका पेपर है, इस पेपर में जो है ज़्यादातर आपके जो है संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए ही आ रहा है, तो आपको जो है इसी पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें हमसे कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कंठस्थ याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। क्या है, आपको एक श्लोक लिखना है। ये भी क्या है, हर साल आता है, तो आपको अच्छे से इसका एक श्लोक याद ही होगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उसमें हमसे कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो हमें किस में देने हैं, संस्कृत में देने हैं। जो भी आपको सरल लगे इनमें से उसके आप आंसर आसानी से संस्कृत में दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, यानी कि प्रश्न नंबर 9, जिसमें हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी क्या करना है, हमें इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो भी आपको सरल लगे। पहला जो आपका टॉपिक है वो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा है आतंकवाद कारण एवं निवारण, तीसरा है आपका जनसंख्या लाभ हानि, और चौथा है आपका नारी, ठीक है। इस तरीके से जो आपका पेपर आने वाला है, और ये वाला पेपर भी आपको अच्छे से जो है देख लेना है, और इसके क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो आपके बोर्ड के पेपर में जो है प्रश्न आते हैं वो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आपको जितने भी अच्छे लगे वो सारे याद कर लेने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।